शुरुआत उन्होंने घड़ियों से की, लेकिन धीरे धीरे उनका अपराध बढ़ने लगा और उनका नाम डोंगरी के गलियों में गूंजने लगा। क्यों आईएसआई के लिए दाऊद के सभी धंधे इतने इंपॉर्टेंट है? कौन है दाऊद के वो कमांडर जो उसके सभी धंधों को संभालते हैं? और महजबीन उस चीनी मिट्टी के प्लेट में खाना परोस रही थी। फिर जैसे ही उनकी आंखें मिली, दाऊद उसे अपना दिल दे बैठा। समुंदर के किनारे रहने वाले बासिंदे को तूफान का खतरा होता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम वो इंसान था जिसने समुंदर की लहरों को भी अपना गुलाम बना लिया था। दाऊद के नेटवर्क में मुंबई पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कस्टम ऑफिसर्स भी शामिल थे, जो उसकी तस्करी के खेप को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करते थे। वैसे कहते तो ये भी है कि दाऊद जानबूझकर अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन रहा है। यही वो पल था जब दाऊद के बदले की आग में कास्कर परिवार की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। दाऊद ने ये किया, दाऊद ने वो किया, उसने मुंबई में धमाका किया तो बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला किया। पर क्या दाऊद अपने माँ बाप का अकेला औलाद था जो खूंखार बना? आप कहेंगे नहीं, सबीर भी है, अनीस भी है, इकबाल भी है और हसीना भी तो है। फिर भी तो बस 5 ही हुए ना। लेकिन बॉम्बे क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल रहे इब्राहिम कास्कर के तो अपनी बेगम अमीना बी से एक दाऊद समेत 1 दर्जन बच्चे थे। ऐसे में इन 5 के अलावा बाकी 7 कहाँ हैं? कौन जिंदा है या मारा गया या मर गया? दाऊद से किसकी बनती है और किसकी बिगड़ती है? कौन दाऊद के काले धंधे में उसके साथ है, कौन उससे अलग है? दाऊद की गद्दी पर किसकी नजर है? और सबसे बड़ा सवाल कि इन 12 भाई बहन में आज भी कौन भारत में है, किस हाल में है? अगर हैं तो क्या वो अभी दाऊद से जुड़े हैं? साथ ही दाऊद की मां अमीना बी की वो कौन सी ख्वाहिश है जिसे अब दाऊद की बेगम महजबीन पूरा कर रही है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज आपको इब्राहिम परिवार की अनसुनी कहानी में, सिर्फ और सिर्फ क्राइम कनेक्ट पर। तो हो जाइए तैयार और बने रहिए कहानी के अंत तक। इब्राहिम कास्कर और अमीना बी के औलादों की बात करें तो सबको सिर्फ दाऊद की ही याद आती है और दाऊद के ही नाम से ही आज सभी जाने भी जाते हैं। लेकिन कास्कर परिवार का सबसे बड़ा बेटा था सबीर इब्राहिम। सबीर बचपन से ही दबंग किस्म का आदमी था। उसने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। दाऊद भाइयों में सबीर के बाद था, जो हमेशा बड़े भाई सबीर को अपना आदर्श मानता था। ये दोनों भाई अपने पिता से जितना डरते और इज्जत करते थे, उससे कई ज़्यादा अपनी माँ अमीना से प्यार करते थे, जो हमेशा यही चाहती थी कि परिवार एक साथ और खुशहाल रहे। लेकिन उनकी गरीबी ही उनके ख्वाहिशों का गला घोटने लगा। इधर डोंगरी के तंगलियों में बड़े होते हुए दोनों भाइयों ने जल्दी ये समझ लिया कि अमीना बानो के सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें सिर्फ ईमानदारी से काम करने से बहुत कुछ ज़्यादा करना होगा। फिर सबीर ने दाऊद को अपने साथ लिया और छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, जैसे कि घड़ियों की अदला बदली। वो लोगों को घड़ियाँ अच्छे ब्रांड की दिखाकर बेच देता, लेकिन आँख का धोखा करके उन्हें चालू माल पकड़ा देता था। शुरुआत उन्होंने घड़ियों से की, लेकिन धीरे धीरे उनका अपराध बढ़ने लगा और उनका नाम डोंगरी के गलियों में गूंजने लगा। सबीर और दाऊद का गठजोड़ इतना मजबूत था कि लोग उन्हें डोंगरी के शेर कहने लगे। पर जैसे जैसे उनका दबदबा बढ़ता गया, वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़ते गए और इसी दुश्मनी में 12 फरवरी 1981 को दाऊद के 12 भाई बहनों में सबसे बड़ा भाई सबीर की हत्या हो गई। सबीर की मौत ने दाऊद को पूरी तरह बदल दिया। इससे पहले तक दाऊद शांत ही रहता था और उसका भाई सबीर दबंग था, लेकिन भाई के जाने के बाद दाऊद ने अपने भाई की जिम्मेदारी भी ले ली। असल मायने में यहीं पर दाऊद की माँ अमीना बी के ख्वाहिशों का कब्र खुद गया। यही वो पल था जब दाऊद के बदले की आग में कास्कर परिवार की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि दाऊद ने दाऊद इब्राहिम बनने की राह पकड़ ली थी। अपने भाई के खून का बदला लेते हुए उसने न सिर्फ पठान गैंग को मिटा दिया, बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का किंग बन गया। लेकिन कास्कर परिवार में दाऊद अकेला नहीं था। सबीर तो दुनिया से जा चुका था, लेकिन दाऊद के अलावा भी अभी इब्राहिम और अमीना के 10 बच्चे थे। यानी कि अभी भी दाऊद के पास 5 भाई और 5 बहनें थी।
आगे अनीस इब्राहिम दाऊद का सबसे बड़ा साथी बन गया। अनीस ने दाऊद की जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसमें उसके प्लान को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। वो न केवल मुंबई में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी दाऊद के कारोबार को संभालने लगा, उसके साथ काम करने लगा। अनीस को हमेशा दाऊद का दिमाग वाला भाई कहा जाता है, जो अभी भी दाऊद के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उसके साम्राज्य को चला रहा है। दाऊद के अगले भाई की बात करें तो इकबाल कास्कर ने मुंबई में दाऊद के एब्सेंस में उसके पूरे साम्राज्य को संभाला, लेकिन ज़्यादा देर तक वो पुलिस की नज़रों से बच नहीं सका। फिर कानून के शिकंजे में वो फंसता चला गया और साल 2017 में वो गिरफ्तार होकर वापस मुंबई पहुंच गया और आज भी वो मुंबई के ठाणे जेल में बंद है। इकबाल ने मुंबई में जमीन के विवादों और वसूली के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई थी क्राइम की दुनिया में, जिसके वजह से उस पर मकोका के तहत भी केस चल रहा है। और वो इकबाल ही है जिसके जरिए दाऊद की पाकिस्तान वाली अनगिनत कहानी बाहर आई है कि दाऊद पाकिस्तान में कैसे रहता है, क्या करता है, उसके साथ क्या क्या होता है, क्या सब है, वो सभी कुछ जो है इकबाल के पकड़े जाने के बाद ही पता चला। अब बात करते हैं दाऊद के चौथे भाई नूरा के बारे में, जिसकी तस्वीर आपने कभी ना कभी सलमान खान के साथ तो देखी ही होगी। असल में जैसे जैसे आप दाऊद के भाइयों के लिस्ट में नीचे आएंगे ना, वैसे वैसे वो आपको क्राइम से दूर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि नूरा एकदम क्लीन था अंडरवर्ल्ड में रहते हुए, उस पर भी रंगदारी और वसूली के कई आरोप लगे हैं। अनीस के साथ बॉलीवुड में भी लोगों को टारगेट करने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों से अलग नूरा की एक और पहचान थी शायर के तौर पर। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक नूरा ने तो सलमान और रवीना टंडन की फिल्म पत्थर के फूल के लिए एक गाना भी लिखा था। बोल थे तुमसे देखते ही जो प्यार हुआ। अब आप इससे भी समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दखल कैसा था। बाकी दाऊद का जो ये शायर भाई है नूरा, वो अब अल्लाह को प्यारा हो चुका है। और वो कहानी क्या है वो मैंने आपको अंडरवर्ल्ड की पिछली कहानी में बताई है, जिसमें दाऊद की कब्र की कहानी सुनाई थी, आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ चैनल पर कहानी सुनाने के अलावा मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ। एक क्राइम फिक्शन नोवेल है जो मैंने ही लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर, तो आप उसे भी जरूर एक बार पढ़िएगा, लिंक यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो अब लौटते हैं दाऊद के भाई बहन वाली कहानी पर। यहाँ तक आप दाऊद समेत उसके 5 भाइयों के बारे में जान चुके हैं, जिसमें सबीर, अनीस, इकबाल और नूरा की कहानी थी। इनके अलावा दाऊद के 2 और भाई हैं, मोहम्मद हुमायूं और मुस्तकीम, जिन्होंने अपने भाइयों के अपराधी रास्तों से खुद को ज़्यादातर अलग ही रखा। इनमें से एक मुस्तकीम दुबई में ही रहता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि दाऊद के जो सफ़ेद धंधे हैं कुछ जो दिखाने के लिए उसे वो संभालता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वही हुमायूं जो है उसका दूसरा और आखिरी भाई आज के लिस्ट में उसकी मौत हो चुकी है, यानी 7 में से आज की तारीख में सिर्फ 4 भाई जिंदा है। अगर कास्कर परिवार की बेटियों के बारे में बात किया जाए तो वो हमेशा से अपने भाइयों से अलग रही है। उनमें से ज़्यादातर ने अपने परिवार की पारंपरिक भूमिकाओं को निभाया, यानी बड़े होते ही उन्होंने शादी कर ली, अपना घर परिवार बसाया। लेकिन 5 बहनों में से एक नाम ऐसा भी है जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, और वो नाम था हसीना पारकर का। हसीना को लोग नागपाड़ा की गॉड मदर भी कहते थे। उसे लोग आज माफिया क्वीन के रूप में भी जानते हैं। उसके ऊपर कई कहानियां लिखी जा चुकी है। वजह जब दाऊद ने मुंबई छोड़ा तो हसीना ने परिवार की धाक को बनाए रखा, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड की गैंगवार उसके घर के चौखट तक पहुंच गई और उसके पति की हत्या हो गई, तब हसीना भी पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने भाई के नाम के साथ घुल मिल गई। वो जमीन के विवादों और वसूली के मामलों को आखिरी सांस तक देखती रही और उस पर अपना कंट्रोल रखा। मुंबई के रियल एस्टेट पे भी उसका काफ़ी कंट्रोल था। हालांकि बीमारी की वजह से साल 2014 में हसीना पारकर की भी मौत हो गई। और आपको एक फिल्म तो याद ही होगी जिसका नाम हसीना पारकर ही है। कहते हैं उसके अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर को वाइट वॉश करने के लिए उसके नाम पर ये फिल्म बनाई गई, जिसमें माफिया लेडी होते हुए भी उसके पॉजिटिव साइड को दिखाया गया है। हालांकि आप इस पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बॉलीवुड में कुछ नई बात तो है नहीं, हाजी मस्तान के वक्त से ही ऐसा होते आया है कि डॉन को एक लार्जर देन लाइफ अच्छा कैरेक्टर बनाकर दिखाया जाता है फिल्मों में।
बाकी दाऊद की जो 4 बहन हैं और भी हसीना पारकर के अलावा उनका नाम है शाहिदा, जैतून, फरजाना और मुमताज। इनमें से शाहिदा का इंतकाल काफ़ी पहले ही हो चुका है। माँ की जैतून दुबई, मुमताज कराची और फरजाना अब भी द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में ही रहती है। तो इब्राहिम और अमीना बी के जो 12 बच्चे हैं, 7 बेटा और 5 बेटियां, उनमें से 3 बेटे और 2 बेटियां इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। बच्चे 7 जो अलग अलग जगह पर जरूर हैं, लेकिन कहते हैं एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। दाऊद की माँ अमीना जैसा चाहती थी कि उनके बच्चे एक दूसरे से जुड़े रहें, दाऊद की पत्नी उस ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि उसके वजह से ही इब्राहिम परिवार आपस में जुड़ा हुआ है। वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती है कि परिवार के सदस्य चाहे जहाँ भी हो, उनके धंधे में उनके साथ हो या ना हो, एक दूसरे से वो जुड़े रहें, जिसके लिए वो खुद अपने परिवार वालों को कॉल भी करती है, उनसे बात करती है। दाऊद की बेगम उसके सभी भाई बहनों से बातचीत करती है, उनके बच्चों से भी बात करती है। खास करके वो कहते हैं कि जब कोई त्यौहार का मौका आता है, जैसे कि ईद, मुहर्रम, ऐसे मौक़ों पर तो वो ज़रूर फ़ोन कर कर अपने परिवार वालों को मुबारकबाद देती है, उनसे बात करती है, हालचाल पूछती है। और सिर्फ यही नहीं, कहते ये भी है कि दाऊद की बेगम जो है अपने बच्चों को भी यही सीख देती है कि वो अपने परिवार के लोगों से, अपने कजन ब्रदर सिस्टर से बातचीत करे, घुल मिल कर रहे। ये द वीक की रिपोर्ट को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। पर सवाल यह है कि दाऊद के इस साम्राज्य को चलाने वाले वो लोग कौन हैं? कौन है दाऊद के वो कमांडर जो उसके सभी धंधों को संभालते हैं? अफगानिस्तान के तालिबान से लेकर बॉलीवुड के सितारों तक हर कोई उसके इशारों पर कैसे नाचता है? क्यों आईएसआई के लिए दाऊद के सभी धंधे इतने इंपॉर्टेंट है, जिसे चलाने के लिए उन्होंने अपने देश में दाऊद को पनाह दे रखा है। आज क्राइम कनेक्ट पर दाऊद की ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि खौफ, ताकत और गद्दारी का वो सफर है जो आपको हर कदम पर चौंकाएगा। इसलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ दुनिया के सबसे बड़े डॉन के उन धंधों के बारे में जानने के लिए जिस पर उसका साम्राज्य टिका है। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue, and only you can handle it. मुंबई की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाने वाले दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर भी। एक्सटॉर्शन से लेकर सट्टेबाजी तक दाऊद के 10 धंधे हैं, लेकिन डी कंपनी का सबसे बड़ा कारोबार है ड्रग्स की तस्करी, यानी कि दाऊद का दवाइयों का बिजनेस। दाऊद के दवाइयों के बिजनेस से मेरा मतलब है उसका नशे का व्यापार। और दाऊद ने अपने इसी धंधे के लिए अफगानिस्तान के तालिबान और दक्षिण अमेरिका के कार्टेल के साथ हाथ मिलाया है, जिससे हीरोइन और कोकीन की खेप यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाई जाती है। यह धंधा इतना बड़ा है कि इसकी सालाना कमाई अरबों डॉलर में है। डी कंपनी के इस कारोबार को संभालने वाले दाऊद के खास आदमी हैं जाबीर मोतीवाला और सोहेल शेख। जाबीर मोतीवाला ने दाऊद के लिए अमेरिका तक ड्रग्स का नेटवर्क फैलाया था, लेकिन साल 2018 में लंदन में उसकी गिरफ्तारी हो गई। जाबीर की गिरफ्तारी कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि डी कंपनी को एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो दाऊद के धंधे का बड़ा रास्ता है। वही सोहेल शेख जो नूरा कास्कर का बेटा है, वही नूरा जिसके बारे में मैंने आपको दाऊद के भाई बहन की कहानी में बताया था। नूरा दाऊद का वो भाई है जो बॉलीवुड के लिए गाने भी लिखता था, जिसकी मौत हो चुकी है। यानी सोहेल शेख दाऊद का सगा भतीजा है जो उसके ड्रग्स के धंधे में शामिल है, उसे संभालता है, और वो भी अभी गिरफ्तार है। अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी और स्पेनिश पुलिस ने शेख को नारकोटिक्स मटेरियल की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा आतंकवादियों को संसाधन उपलब्ध कराने और साथ ही ड्रग तस्करी सिंडिकेट को सिक्योरिटी देने के लिए मिसाइल सिस्टम के ट्रांसपोर्ट की साजिश रचने के आरोप में बार्सिलोना में गिरफ्तार किया था। और तो और दाऊद की इस भतीजे के ऊपर रूसी गैंगस्टरों और कोलंबियाई गुरिल्ला समूह के साथ भी कांटेक्ट रखने का आरोप था, जिसके बाद उसे बार्सिलोना से अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया, यानी कि एक्सट्रेडिशन। और साल 2018 में एक फेडरल कोर्ट में उसे सजा भी सुनाई गई उसके करतूतों के लिए।
साल 2021 के द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत भी उससे पूछताछ करना चाहता था। हालांकि ये पूछताछ हुई या नहीं इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। ड्रग्स के अलावा दाऊद का दूसरा सबसे खतरनाक धंधा है नकली नोटों का। पाकिस्तान के सिंध इलाके में उसकी अपनी पेपर मिल्स है, जहां वो हूबहू भारतीय रुपए बनाए जाते हैं, यानी कि फेक करेंसी भारत का पाकिस्तान में भी बन रहा है। इन नकली नोटों को भारत और उसके आसपास के देशों में पहुंचाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करना भी है। और कहते हैं इस काम को अंजाम देने में उसे आईएसआई का भी पूरा साथ मिलता है। बाकी इस ऑपरेशन को दाऊद का भाई अनीस कासकर संभालता है। और अनीस न सिर्फ नकली नोटों का धंधा देखता है, बल्कि तंबाकू के कारोबार में भी दाऊद का दाया हाथ है वो। आपको बता दूं कि ये लोग पाकिस्तान में गुटखा का भी बिजनेस करते हैं, जिसमें उनको बहुत पैसा मिलता है। इसके अलावा डी कंपनी के बड़े धंधों में से एक और बड़ा धंधा है हथियारों की तस्करी। माना जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा, अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराना इस नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। इन हथियारों में छोटे हथियारों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक शामिल है। और ये धंधा दाऊद के ड्रग नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए भी बेहद जरूरी है। फिल्मों में देखते हैं ना आपके ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले लोगों के साथ कैसे पूरी लावलश्कर होता है, कुछ वैसा ही दाऊद के बिजनेस में भी है। बाकी डी कंपनी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि दाऊद ने हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी अपने काले धन को सफेद करने का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। इस काम में उसका खास आदमी अनीस लंबू और अल्ताफ खनानी शामिल है। ये लोग पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पैसा घुमाने का काम करते हैं। इसके अलावा आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग का बड़ा नेटवर्क डी कंपनी के तहत चलता है। ये बैट बॉल का जो खेल है, जो भारत में बहुत पसंद किया जाता है, इसमें कितनी धांधली होती है इसके बारे में बताने की ज़रूरत तो है नहीं। क्रिकेट का ये खेल दाऊद के लिए करोड़ों कमाने का जरिया है, जिसका असर आज भी खेल की दुनिया में क्रिकेट पर खूब दिखता है। और इस धंधे को दाऊद का खास आदमी जावेद छोटानी संभालता है। ये नाम अगर आपको याद नहीं है तो साल 2013 को याद कीजिए ना, जब एक पाकिस्तानी नागरिक का नाम इंडियन प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग कांड में सामने आया था और उसका कनेक्शन दाऊद और भारतीय सट्टेबाजों के बीच में था। वो एक कड़ी था दाऊद और इंडियन जो बुकी थे उसके बीच में, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि जावेद छोटानी ही था। हालांकि आज की तारीख में दाऊद के कुछ धंधे हैं जो उसे बेदाग दिखाने के लिए बनाए गए हैं। वैसे ये धंधे भी 2 के 4 का ही हिस्सा है। तो दाऊद ने दुबई, लंदन और कराची में रियल एस्टेट में अरबों रुपये लगाए हैं। दुबई में उसके आलीशान होटल और रेस्टोरेंट हैं, जो असल मायने में ना क्या है पता है, उनके मनी लॉन्ड्रिंग के अड्डे हैं, जिसे यासिर इकबाल और रईस फारूकी जैसे लोग संभालते हैं। इसके अलावा सोने की तस्करी और टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के जरिए भी वो पैसे का लेन देन करता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि दाऊद ने डी कंपनी का फॉर्मेशन एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह किया है, जहां सब कुछ तय है। हर धंधे के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। ड्रग हो या हथियार हो या फिर आप समझ लीजिए कि नकली नोट हो, तंबाकू का कारोबार हो, सबको संभालने के लिए उसका एक अलग कमांडर है। और इन सभी में एक नाम छोटा शकील का भी है, जिसके बारे में पहले भी मैंने कई कहानियां सुनाई हैं। छोटा शकील दाऊद की परछाई है, उसके गैंग का वो अहम मेंबर जो दाऊद के बाद उसकी ही चलती है, उसके बाद किसी और की। बाकी कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद जब से दादा बना है ना, तब से वो खुद को इन धंधों से दूर रखने की कोशिश में है, क्योंकि उसे तलाश है अपने उत्तराधिकारी की। सिर्फ दाऊद ही नहीं, आईएसआई भी चाहता है कि कोई दाऊद जैसा ही हो जो उसका उत्तराधिकारी बने। लेकिन बेटा तो अंडरवर्ल्ड से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में रहता है, रिपोर्ट्स में आप जान ही चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि दाऊद के बाद इस साम्राज्य को कौन संभालेगा? उसका बेटा मोइन ही क्या वापस से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में घुसेगा और बाप का जो पूरा साम्राज्य है उसे संभालेगा, या फिर दामाद जुनैद मियां दाद, या फिर दूसरे बेटी का जो पति है दाऊद इब्राहिम का दूसरा दामाद, या फिर उसका सबसे भरोसेमंद आदमी छोटा शकील? वैसे दाऊद के गद्दी पर उसके दोनों भाई की भी नज़र है, अनीस और मुस्तकीम। लेकिन ये जान लीजिए कि दाऊद के गद्दी को पा लेना इतना आसान तो नहीं होने वाला है।
वैसे भी ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है कि आखिर उसके गद्दी का असली हकदार कौन होगा। अब इसके पीछे क्या कहानी है, कौन कितना काबिल है, क्यों मोइन को सब साइड कर रहे हैं दाऊद के धंधे से, और दाऊद का जो दामाद है वो क्या चाहता है, छोटा शकील की क्या कहानी है, दाऊद के गद्दी का असली हकदार कौन है, ये कहानी मैं जल्द लेकर आऊँगा। क्यों खबरों में बने रहने वाले कुख्यात डॉन के परिवार वाले लाइमलाइट से हमेशा दूर रहते हैं। क्यों दाऊद की बेगम से ज़्यादा उसकी मासूकाओं के चर्चे आम हैं। अगर आप दाऊद और उसके असली परिवार के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की क्राइम कनेक्ट की कहानी आपके लिए ही है। जहां इश्क है तो निकाह भी है, साथ ही जिंदगी और मौत भी है, और ये सब कुछ जानने के लिए हमें वक्त में आज से करीब 4 दशक पीछे चलना होगा, जब दाऊद की आशिकी रंग ला चुकी थी और उसका निकाह मेहजबीन शेख से तय हो गया था। मेहजबीन मुंबई की रहने वाली एक साधारण परिवार की लड़की थी। दाऊद से उसकी पहली मुलाकात एक दावत पर हुई थी, जहां दाऊद खाने के मेज पर बैठा था। टेबल पर चीनी मिट्टी के प्लेट्स जो हैं वो रखे हुए थे और मेहजबीन उस चीनी मिट्टी के प्लेट में खाना परोस रही थी। फिर जैसे ही उनकी आंखें मिली, दाऊद उसे अपना दिल दे बैठा। आगे फिर बम्बैया स्टाइल में कुछ मुलाकातें हुई और फिर शादी। लेकिन शादी के साथ ही दाऊद को अपनी जान का खतरा सताने लगा। वजह उसके गुनाहों का घड़ा जो है अब फूटने लगा था और पुलिस उसे किसी भी हालत में सलाखों के पीछे धकेलना चाह रही थी। यही वो वक्त था जब दाऊद अपने और अपने परिवार के साथ फरार हो गया। पहले दुबई जाकर अपना कारोबार फैलाया और जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का साथ मिला तो फिर पाकिस्तान में जाकर सेटल हो गया। इसके बाद सिर्फ दाऊद की बात होती रही, लेकिन परिवार कहीं खो सा गया, या शायद दाऊद खुद अपने परिवार को किसी के सामने नहीं आने देना चाहता है। दुनिया की नज़र से उन्हें छुपा कर रखना चाहता है। वैसे पिछले कुछ समय में उसके बेटे के बारे में कुछ बातें सामने आई है कि दाऊद उसको अपनी गद्दी देना चाहता है, लेकिन बेटा घर छोड़कर चला गया। मैंने भी ये कहानी डिटेल में अपने चैनल पर सुनाई है, आप जाकर देख लीजिएगा कि दाऊद अपने बेटे की वजह से टेंशन में क्यों है। लेकिन परिवार के बारे में और जानकारी आज हम यहाँ पर बताएंगे आपको और आपके सामने रखेंगे। तो मेहजबीन जो दाऊद की बेगम हैं, उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो हमेशा अपने परिवार का साथ देती है और उनके घरेलू जो मामले हैं उसे वो संभालती है। दाऊद का घर का कोई भी मैटर हो वो मेहजबीन के इशारे पर ही चलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहजबीन फिलहाल कराची में रहती है, जहां उन पर कड़ी सुरक्षा रखी जाती है या उनके लिए सुरक्षा रखी जाती है। वे घर के कामकाज में ही बिजी रहती है। वहीं दाऊद के अंडरवर्ल्ड वाली ज़िंदगी से पूरी तरह दूर रहती है। जहां भारत में लगभग हर डॉन और बाहुबली की बीवी भी क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व हो जाती है, वहीं दाऊद के खतरनाक आपराधिक जीवन के बावजूद उसकी पत्नी पर कभी कोई कानूनी या आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ और ना ही वो कभी किसी हिट लिस्ट में आई। जैसा कि आज आप देख ले तो मुख्तार और अतीक की बेगम हैं। बाकी दाऊद और मेहजबीन के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। उनके बच्चे हमेशा से ही पब्लिक स्पॉटलाइट से दूर रहे हैं और उनके बारे में बहुत कम जानकारी सामने आती है। उनकी सबसे बड़ी बेटी महरूक इब्राहिम है, जिसने दुबई में पढ़ाई की। महरूक की शादी 2005 में पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई थी। दुबई में हुई शादी में कई बड़े लोग शामिल हुए थे, जिससे ये भी जाहिर हुआ कि दाऊद का रसूख भारत से भाग जाने के बाद भी उसके 1 दशक 2 दशक बाद भी कितना मजबूत है और दाऊद कितना पकड़ रखता है भारतीय दुनिया में आज भी। दुनिया की नज़र में शादी के बाद महरूक अपने पति के साथ कराची में रहती है और बहुत ही शांत जीवन जीती है। खुद को मीडिया और पब्लिक की नज़रों से दूर रखती है, लेकिन असल में दाऊद का बड़ा दामाद भी उसके साम्राज्य का हिस्सा है और ये आप क्राइम कनेक्ट की कहानी में आगे देखेंगे कि कैसे। बाकी अब आते हैं दाऊद की दूसरी बेटी मेहरीन पर। वो भी दुबई में ही पढ़ाई कर चुकी है और साल 2011 में उसकी भी शादी एक पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन औरंगजेब महमूद से हुई थी। हालांकि ये शादी उतनी हाई प्रोफाइल नहीं थी जितनी कि महरूक की शादी रही। वजह ये भी हो सकता है क्योंकि बड़ी बेटी की शादी में ना दाऊद को मारे जाने का प्लान था, जिसके बारे में मैंने कई कहानी सुनाई है आपको।
माँ की महरीन के शादी के बाद वो अपने पति के साथ अमेरिका में ही रहती है, ऐसी ही खबर है। कुल मिलाकर दोनों बहनें जो है वो अपने पिता की कुख्याति से खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश करती है। वही दाऊद की सबसे छोटी बेटी जिसका नाम माजिया इब्राहिम है, उसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दाऊद अपनी सबसे छोटी बेटी के मौत के बाद बहुत ही दुखी और कमज़ोर हो गया था। उस वक्त भी दाऊद को मारने की कोशिश हुई थी। दाऊद को एक मस्जिद के बाहर कराची में ही मारे जाने का प्लान था, लेकिन ये प्लान भी धरा का धरा रह गया। क्यों, कैसे, ये कहानी भी आप क्राइम कनेक्ट पर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, खास करके दाऊद के बाद। और ऐसी ही कहानी अगर आप और भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को देख ही सकते हैं। साथ ही साथ एक किताब भी मैंने लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर, क्राइम फिक्शन नॉवेल है। इसके अंदर भी अपराध से जुड़ी ही कहानी है और साथ ही साथ एक बेहद ही खूबसूरत लव स्टोरी भी है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। उसने कहा आई हेट राइटर, और ये किताब मैंने ही लिखी है। बाकी अब लौटते हैं दाऊद इब्राहिम के परिवार वाले कहानी पर। अब दाऊद के परिवार में आखिर में बात करते हैं उसके बेटा के बारे में, जो कि इकलौता है, मोइन नवाज इब्राहिम। उसके बारे में डिटेल में तो आप एक एपिसोड में देख ही चुके हैं। यहाँ आपको इतना बता दूं कि दाऊद का जो ये बेटा है, इसकी भी शादी हो चुकी है और उसकी बीबी का नाम सान्या है। दाऊद और उसकी बीबी महजबीन ने मोइन की परवरिश इस कदर की है जिससे कि वो उसे अपने परिवार का उत्तराधिकारी बना सके। दाऊद ने उसे परिवार से भी जोड़े रखा है और बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाया ताकि वो उसके अरबों के धंधे को संभाल सके, किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह, जैसा कि दाऊद की डी कंपनी है, ठीक उसी तरह से वर्क भी करती है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मोइन ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोई रुचि नहीं दिखाई। मोइन दुबई के कुछ हाई प्रोफाइल सामाजिक समारोह में देखा गया है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने कभी किसी आपराधिक गतिविधि में भाग लिया हो। दाऊद का जो सगा भतीजा है सोहेल शेख, वो ड्रग्स के मामले में बार्सिलोना में गिरफ्तार भी हो चुका है। मैंने दाऊद के बिजनेस वाली कहानी में आपको बताया था कि वो दाऊद के ड्रग का धंधा संभालता है और अमेरिका के फेडरल कोर्ट में उसे सजा भी हो चुकी है। लेकिन दाऊद का अपना बेटा, उसका इकलौता बेटा, उसके ऊपर ना अभी ऐसा कोई दाग नहीं लगा है। यानी दाऊद अपने बेटे को इस तरह के क्राइम से तो दूर रखता है, उसे वो अपने तरह डॉन बनाना चाहता है जो सभी के पकड़ से दूर हो, लेकिन बेटा अलग ही रास्ते पे चल रहा है। काफ़ी विवाद है इसको लेकर। कुछ रिपोर्ट्स में उसके मौलाना बन जाने की बातें कहती है, तो कहीं कहा जाता है कि वो दुबई में अपनी खुद की लीगल बिजनेस भी चला रहा है। मोइन गारमेंट्स नाम की एक कंपनी भी चलती है उनकी। दाऊद का बेटा तो अपने बाप की विरासत से दूर रहकर अल्लाह की इबादत में लगा है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। हालांकि दाऊद के डी कंपनी में कुछ लोग यही चाहते हैं कि मोइन जो है ना, वो अल्लाह की इबादत में लगा रहे और दाऊद की गद्दी से दूर रहे। अब ये पूरी कहानी क्या है, आखिर कौन दाऊद की गद्दी का असली हकदार है, किसकी क्या नज़र है, ये भी मैं आगे के कहानी में आपको बताऊंगा, शायद अगले एपिसोड में ही। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जानते हैं जिसके बारे में दाऊद की जो एक तरह से और भी चर्चा होता है। आज की कहानी में आप दाऊद के अपने परिवार की कहानी तो जान ही चुके हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा ना दाऊद के परिवार के बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है कि उसके कई और पत्नियां यानी कि बेगम उसकी हो सकती है। एक पठानी बीवी होने का दावा तो दाऊद का भांजा ही कर चुका है, हसीना पारकर का बेटा। लेकिन इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है कि दाऊद की कोई दूसरी बेगम भी है। असल में महजबीन ही उसकी इकलौती बेगम है जो उसके पूरे परिवार को संभाल रही है। अब आपको ये भी बता दूं कि उसका परिवार कराची के बहुत पॉश इलाके क्लिंटन में रहता है। हाउस नंबर भी बता देता हूँ, D13 ब्लॉक 14 क्लिंटन। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि तुम्हें घर भी पता है तो दाऊद को पकड़ क्यों नहीं लाते, झूठ बोलते हो तुम। तो पहली बात ये कि थोड़ा ढूंढेंगे नहीं, सब चीज़ तो आपको भी इंटरनेट पर मिल जाएगा। इंटरनेट के माया जाल में बहुत कुछ है जो जहाँ से मैं भी कहानी लेकर आता हूँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा आप ढूंढेंगे तो। बाकी दाऊद को पकड़ने का काम मेरा थोड़ी है, मैं तो आप सभी को कहानियाँ सुनाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जो हर जगह फैला हुआ है वहीं से कहानियाँ निकाल कर लाता हूँ और आप अपने ही अंदाज में आपको सुनाता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आती होगी। खैर, दाऊद तो इसलिए नहीं पकड़ा जा सका क्योंकि जहाँ पर वो रहता वहाँ पर बहुत ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। कहते हैं पाकिस्तानी रेंजर खुद उसकी हिफाजत करते हैं। हर कोने में CCTV कैमरा लगा हुआ है जिससे उसकी सुरक्षा तय की जाती, देखा जाता है कौन आ रहा है जा रहा है। इस लेवल की सिक्योरिटी है उसके लिए। दाऊद के बंगले के बाहर पाकिस्तानी आम नागरिक भी घूम फिर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय लोगों की बात तो आप छोड़िए,
जहां एक तरफ लेकिन एक तरफ जहां दाऊद कुख्यात मोस्ट वांटेड है, वहीं पूरा परिवार बेदाग है, जिस पर किसी तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी होने का कोई दाग नहीं है। समुंदर के किनारे रहने वाले बासिंदे को तूफान का खतरा होता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम वो इंसान था जिसने समुंदर की लहरों को भी अपना गुलाम बना लिया था। समुद्र देखकर लोगों को उसमें अथाह पानी दिखता है, लेकिन दाऊद छोटी सी उम्र में ही दरिया की पानी में सोने की चमक, चांदी की खनक और काले कारोबार का एक साम्राज्य देखने लगा, जिसे काबिज करने के लिए उसने खून की नदियां बहाने से भी परहेज नहीं किया और बन गया भारत का वो स्मगलिंग किंग जिसके आजू बाजू न कोई था और ना ही कोई आज की तारीख तक है। पिछली कहानी में आपने दाऊद के धंधे के बारे में जाना था, लेकिन उन धंधों में सबसे बड़ा धंधा यानी कि दाऊद के स्मगलिंग का बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, कैसे दाऊद अफगानिस्तान की हेरोइन से लेकर पाकिस्तान की साजिशों और नकली नोटों का जाल पूरी दुनिया में फैला रहा है, क्यों समय के साथ दाऊद अपना धंधा बदल लेता है, और सबसे बड़ा सवाल कि पहले तो सब कुछ समुंदर के रास्ते से ही होता था, अब दाऊद के स्मगलिंग का नया रास्ता कौन सा है और क्या है वो नया तरीका जिसके जरिए अब दाऊद का डी कंपनी ऑपरेट करता है, बताएंगे सब कुछ। बस बने रहिए आज की कहानी में अंत तक। मुंबई में तस्करी की शुरुआत दाऊद के पैदाइश से पहले हो गई थी। वो वक्त हाजी मस्तान का था, जिसने कुली रहते हुए डॉकयार्ड से रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की तस्करी शुरू की और उसे बेचकर मुनाफा कमाना शुरू किया। लेकिन एक से मिलने के बाद हाजी ने दरिया के रास्ते यमन और दुबई से सोने की तस्करी शुरू कर दी। उस दौर में भारत में सोने और चांदी की भारी मांग थी, लोग विदेशी सामानों के दीवाने थे, लेकिन कड़े इंपोर्ट रेगुलेशन और ज्यादा टैक्स के चलते ये चीजें आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर थी। इसी का फायदा उस वक्त में हाजी मस्तान ने उठाया और अरब के देशों से सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत लाने का इलीगल धंधा शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उसने पूरे मुंबई पर कब्जा कर लिया अपने स्मगलिंग के जरिए। डोंगरी में रहने वाला दाऊद हाजी को देखते हुए ही बड़ा हो रहा था और उसे हाजी जैसा ही ताकतवर बनना था, इसलिए छोटे मोटे चोरी चकारी से शुरुआत करते हुए वो भी सीधे स्मगलिंग के धंधे में ही जा घुसा जहां ज्यादा पैसा था। लेकिन उसके सामने हाजी था। हाजी खुद तो कुछ नहीं करता दाऊद को, लेकिन उसके लिए करीम लाला और वर्दा कुछ भी कर सकते थे, इसलिए दाऊद ने खुद को इन तीनों का मिक्सचर बनाया। यानी ना उसे मसल पावर के लिए किसी लाला की जरूरत थी और ना ही मैन पावर के लिए किसी वर्दा की। इसलिए देखते ही देखते 1980 तक दाऊद इब्राहिम की तूती पूरे मुंबई में बोलने लगी। अब मुंबई में दरिया के ऊपर हाजी से ज्यादा दाऊद का उफान था। अरब सागर की लहरें, नावों में छिपा कर लाए गए सोने की ईंटें और भारत के कोस्टल इलाकों में बसे उसके नेटवर्क के लोग, ये सब दाऊद के साम्राज्य की नींव थे। दुबई और मस्कट जैसे शहर उसके तस्करी के हब बन गए। इन जैसे शहरों में बैठकर उसके सहयोगी सोने का खेप भेजते थे और मुंबई के बंदरगाह पर उसके आदमी उसे रिसीव करते थे। तस्करी का ये कारोबार बहुत ही ज्यादा सफल था दाऊद के लिए, क्योंकि इसमें न सिर्फ पैसा था बल्कि नाम भी था। और दाऊद ने तो अपने शुरुआती दिनों में ही ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक मामूली गुंडा नहीं बल्कि एक ब्रेन है, वो दिमाग जो कुछ भी कर सकता है। दाऊद ने भारत में रहते हुए इतने तरीकों से तस्करी की शुरुआत की जिसके बारे में हाजी मस्तान ने कभी सोचने की जहमत भी नहीं उठाई होगी। दाऊद के राज में सोना सिर्फ दरिया के रास्ते ही नहीं बल्कि हवा से फ्लाइट के जरिए भी आने लगा। एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की चाक चौबंद बढ़ी तो दाऊद ने एयरपोर्ट के ही कचरा पेटी का रास्ता शुरू कर दिया। यानी एयरपोर्ट के कचरे के डब्बे में दाऊद सोने फेंक दिया करता था जो बिना चेकिंग के दूसरे रास्ते स्टाफ के जरिए बाहर आ जाता था। एक रास्ता बंद होता था तो दाऊद कोई नया रास्ता इजाद कर देता था जिसके जरिए उसका स्मगलिंग का जो धंधा है, गोल्ड स्मगलिंग का, वो चलता ही रहे। आगे दाऊद ने सोने की तस्करी के साथ साथ चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भी तस्करी शुरू कर दी। उस दौर में विदेश से लाए गए टीवी, रेडियो और वीडियो प्लेयर जैसी चीजें भारी डिमांड में थी। दाऊद के नेटवर्क में मुंबई पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कस्टम ऑफिसर्स भी शामिल थे जो उसकी तस्करी के खेप को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करते थे। अब यहां आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर समुंदर के रास्ते स्मगलिंग होता कैसे है।
देखिए, इसके ऊपर हम डिटेल में भी बात करेंगे कभी किसी और एपिसोड में। फिलहाल अभी आप शॉर्ट में समझिए एक उदाहरण से कि हाल में ही अभी एक फिल्म आई थी देवरा, जिसमें हथियारों की तस्करी दिखाई गई थी कि समुद्र किनारे बसे कुछ लोग जो है वो चोरी छिपे अपने छोटे से नाव में कंटेनर शिप पर पहुंच जाते हैं, वहां से कंटेनर चुरा लेते हैं और फिर समुंदर के रास्ते जो पोर्ट होता है उससे कहीं दूर किसी गांव के किनारे उस सामान को ले जाते हैं और कुछ ऐसे स्मगलिंग करते हैं। अब देखिए, ये तो फिल्मी बात है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। असल में बड़े बड़े जो कार्टेल होते हैं उनके पेरोल पर ऑफिसर्स काम करते हैं जो हर जगह तैनात होते हैं। शिप पर भी उनके कोई ना कोई लोग होते हैं, डॉकयार्ड पे भी होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नाव लेकर पहुंच जाते हैं। चोरी छिपे वो बड़े से कंटेनर शिप के पास अपना छोटा सा नाव ले जाते हैं, जो मछुआरा वगैरह जो समुद्र में निकलते हैं, फिर वो कुछ इस तरह से सामान अपने छोटे नाव में रखकर स्मगलिंग करते हैं और पोर्ट से, कस्टम विभाग से, इन सभी की नजरों से छुपाकर सामान का एक तरह से जो तस्करी है वो कर लिया जाता है। तो दाऊद का धंधा भी ना ऐसे ही चलता था कि बड़े नाव से छोटे नाव पे फिर बाहर जो है दरिया किनारे आ जाता था सामान। लेकिन उसका ये धंधा खतरनाक तब बना जब उसने सोने की स्मगलिंग के अलावा जहर और मौत की स्मगलिंग भी शुरू कर दी। दाऊद जब मौत का सौदागर बन गया। बदलते वक्त के साथ उसने देखा कि सोने और चांदी की तस्करी से भले ही मुनाफा हो, लेकिन असली पैसा और पावर ड्रग्स और हथियारों के धंधे में है। 1990 का दशक आते आते दाऊद ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए। अफगानिस्तान जो दुनिया में हेरोइन का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो दाऊद के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया। उसने हेरोइन की तस्करी का एक ऐसा जाल बुना जो भारत, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक फैला। दाऊद का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करने में माहिर था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हेरोइन को अरब सागर के रास्ते भारत और अन्य देशों तक वो पहुंचाया करता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ समुद्र के अलावा दाऊद जमीन के रास्ते के लिए भी तैयार हो गया था। वो उन रास्तों का भी इस्तेमाल करने के लिए माहिर हो गया था। पाकिस्तान और भारत की सीमा पर बसे गांवों में उसके लोग तस्करी के सामान को रिसीव करते और फिर उसे बड़े शहरों में भेज देते हैं। इस पूरे नेटवर्क को इतने सीक्रेट तरीके से चलाया जाता है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को कुछ पता ही नहीं चलता है। वो उनके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। 1993 में जब मुंबई में धमाका हुआ था तब भी दाऊद का नाम जो है वो आतंकवाद से जुड़ा था। कहते हैं इन धमाकों में भी इस्तेमाल जो हुए थे RDX और हथियार, वो दाऊद ने समुद्र के रास्ते ही भारत में पहुंचाया था। ये घटना बताती है कि दाऊद का नेटवर्क कितना मजबूत था। उसने न सिर्फ तस्करी बल्कि आतंकवाद को भी अपने कारोबार का हिस्सा बना लिया था। हेरोइन की तस्करी से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल दाऊद ने अपने नेटवर्क को और भी मजबूत बनाने में किया। उसने दक्षिण एशिया के साथ साथ अफ्रीका में भी अपनी जड़ें फैलाई, खास करके दक्षिण अफ्रीका में, जहां पाकिस्तानी प्रवासियों की अच्छी खासी संख्या थी। और दाऊद ने उसे भी अपना ठिकाना बना लिया, जहां से ड्रग्स को यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया जाता था। अफ्रीका में उसके नेटवर्क का काम सिर्फ ड्रग्स की तस्करी तक सीमित नहीं था। उसने वहां के जो लोकल क्रिमिनल ग्रुप थे उनके साथ भी कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन दाऊद का गंदा धंधा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए नकली नोटों का भी धंधा शुरू किया, फेक करेंसी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले कहानी में भी बताया था। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लीजिए। बाकी मैंने भी एक किताब लिखी है जो कि क्राइम फिक्शन नोवेल है, उसने कहा आई हेट राइटर। ये कहानी एक राइटर की है जो हालात के साथ डिटेक्टिव बन जाता है और एक कत्ल से पर्दाफाश करता है। तो ये कहानी भी आप जरूर पढ़िए, मेरी लिखी गई नोवेल है। बाकी लौटते हैं अभी कहानी। पाकिस्तान में छापी गई जो नकली भारतीय नोट होते हैं उसको नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में भेजा जाता है। और वो नोट कुछ इस तरह से दिखते हैं जिससे आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि असली है या नकली है। और यहाँ बात भारत के नुकसान की है तो नकली नोटों के इस कारोबार में, फेक करेंसी के कारोबार में दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी पूरा साथ मिलता है। लेकिन हाल के वर्षों में दाऊद की तस्करी के तौर तरीकों में ना बदलाव आया है।
वो भी अब डिजिटल युग का फायदा उठाते हुए अपने ऑपरेशंस को डिजिटली ही चलाता है। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, एन्क्रिप्टेड डिवाइसेज और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के जरिए वो अपने नेटवर्क को मैनेज करता है। इसलिए ही वो पाकिस्तान के कराची में बैठकर पूरी दुनिया में फैले अपने तस्करी के साम्राज्य को चलाता है। उसे जब जो जरूरी लगता है वो तब वही करता है। अपने फायदे को देखते हुए गोल्ड स्मगलर से वो मौत का सौदागर भी बन जाता है, तो सिक्योरिटी को देखते हुए वो अपने स्मगलिंग का रास्ता भी बदल लेता है। समंदर की जगह वो बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के बॉर्डर एरिया को तलाशने लगता है, जहां पर वो इजीली इन्वेड कर सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि दाऊद ने अपने खौफ और डर से जो इतना बड़ा आपराधिक साम्राज्य बनाया है, अब उसका क्या होगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि दाऊद अब दादा बन चुका है और वो अपनी गद्दी के लिए एक काबिल वारिस चाहता है। तो कौन बनेगा दाऊद के माफिया एम्पायर का नया राजा? उसका मौलाना बेटा मोइन या फिर दामाद जुनैद? लेकिन अगर ये दोनों दाऊद की गद्दी के रेस में हैं, तो फिर छोटा शकील और अनीस इब्राहिम का क्या होगा? क्या अनीस और शकील की वर्षों से चली आ रही नंबर 2 की लड़ाई यूं ही बर्बाद चली जाएगी? बताएंगे सब कुछ, बस बने रहिए कहानी के अंत तक। साल 2020 अगस्त का महीना, जब पाकिस्तान ने वो सच कबूल किया जिसे सालों से छुपाया जा रहा था। पाकिस्तान ने आखिरकार दुनिया के सामने कबूल लिया कि दाऊद उसकी जमीन पर रह रहा है और दाऊद का पता व्हाइट हाउस सऊदी मस्जिद के पास क्लिंटन कराची है। जितने तेजी से यह बात दुनिया भर में फैली, उतने ही तेजी से पाकिस्तान फिर से इस बात से मुकर गया कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। असल में बाद में उन्होंने ये बहाना बता दिया कि दाऊद का ये पता सिर्फ यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में शामिल है, जहां प्रतिबंधित आतंकियों के नाम है। उनके पाकिस्तानी रिकॉर्ड में तो दाऊद जैसा कोई आदमी ही नहीं है पाकिस्तान में, और वो दाऊद तो बिल्कुल भी नहीं जो मुंबई से भागा था। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। उसका बेटा वही पाकिस्तान में मौलाना बन रहा है। बड़ी बेटी की शादी भी पाकिस्तानी लड़के से हुई है, वो भी फेमस क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से। छोटी बेटी की भी शादी जिस लड़के से हुई है, वो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही जगह पर धंधा करता है। मतलब मुंबई छोड़ के तो दाऊद के सारे कनेक्शन पाकिस्तान से ही जुड़ते हैं। जहां कराची में दाऊद अपने बंगले में महफूज है, चारों तरफ सुरक्षा के लिए गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखती है। लेकिन इन तमाम सुरक्षा के बाद भी दाऊद में एक अजीब सी बेचैनी है। जब से दादा बना है ना, वो अपने परिवार और अपने बिजनेस से दोनों से पीछे हटता हुआ दिख रहा है। वो अपने उत्तराधिकारी के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि खासकर परिवार की दूसरी पीढ़ी अब बड़ी हो चुकी है और दाऊद चाहता है कि अब वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और उनके साम्राज्य को भी संभालें। अब इससे पहले कि हम कहानी में कहीं और निकले, थोड़ा सा दाऊद के करीबी परिवार के बारे में जानते हैं। वैसे मैं पिछली कहानी में दाऊद और उसके भाई बहन और उसके पूरे परिवार की कहानी, जो कि दाऊद के पर्सनल परिवार है, उसकी कहानी तो मैं बता चुका हूँ। पर अगर नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ। तो देखिए, दाऊद के जो सबसे ज़्यादा करीब हैं, वो उसमें सबसे पहले आती हैं उसकी बेगम महजबीन शेख उर्फ जुबीन जरीन, जो दाऊद से लगभग 10 साल छोटी है। इसके बाद उसका बेटा मोइन नवाज है, जिसकी उम्र 35 साल है, और 3 बेटियां हैं, महरूक, महरीन और माजिया शेख। माजिया के बारे में कहते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा मोइन की पत्नी सानिया हैं, महरूक का पति जुनैद मियांदाद और महरीन का पति औरंगजेब महमूद भी परिवार का ही हिस्सा है। यानी दाऊद के पास 1 बेटा, 2 बेटी और 2 दामाद है। दाऊद के सभी बच्चों का परमानेंट एड्रेस जो है वो कराची ही है और उनके बिजनेस और प्रॉपर्टी इस्लामाबाद, दुबई और लंदन तक फैली हुई है। इसके अलावा दाऊद के भाई बहनों में से जो कभी 12 थे, 7 भाई और 5 बहनें, उसमें से केवल 7 ही आज की तारीख में जिंदा हैं। इनमें से एक भाई अनीस कास्कर दाऊद के साथ ही कराची में रहता है, दूसरा भाई मुस्तकीम कास्कर दुबई में रह रहा है। वहीं एक और जो भाई है इकबाल कास्कर, वो 2017 से ठाणे जेल में बंद है जबरन वसूली के एक
मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तब से वो जेल में ही है। वही बहनें जैतून, मुमताज और फरजाना जो है वो दुबई, कराची और मुंबई में रहती है। लेकिन दाऊद की कहानी सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं है। उसके 2 चीफ कमांडर भी हैं जिसके बिना डी कंपनी के साम्राज्य में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और वो नाम है छोटा शकील और फहीम मचमच, जो डी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर चलाते हैं। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद भरंबे के मुताबिक डी कंपनी अब एक कॉरपोरेट इकाई की तरह काम करती है। कैसे, ये मैंने आपको एकदम डिटेल में पिछले एपिसोड में बताया था, जिसमें दाऊद के बिजनेस के बारे में हमने बात किया था। आप उसे देखेंगे तो समझेंगे कि दाऊद की डी कंपनी किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करती है, जबकि वो अपराध फैला रहे हैं। बाकी जब आप दाऊद के बिजनेस और उसके बिजनेस रूट की कहानी जान चुके हैं, तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दाऊद की इस विशाल साम्राज्य का वारिस कौन बनेगा, या क्या वो साम्राज्य बट जाएगा जो दाऊद ने 6 दशकों में बनाया है, और एक बार फिर से खून खराबे की नदियां बहेगी। द वीक के एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के साम्राज्य के 3 मुख्य दावेदार हैं। दाऊद का बेटा मोइन नवाज, दामाद जुनैद मियादाद और उसका वफादार सहयोगी छोटा शकील। अब दाऊद तो अपने बेटे मोइन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, लेकिन डी कंपनी के कई लोग उसे नरम मानते हैं, क्योंकि मोइन धार्मिक प्रवृत्ति का है और उसने कुरान को एक तरह से कहे तो पूरी तरह से रट लिया है। वो अपना एक बड़ा समय अपने धार्मिक अध्ययन में गुजारता है। ऐसे में कई लोगों का ये मानना है कि ये धंधा दाऊद की तरह नहीं चला पाएगा, क्योंकि इसका मन जो है वो धर्म में ज़्यादा लग रहा है, धंधे में कम। तो अगर दाऊद अपने डी कंपनी के लोगों की बात सुनता है, तो मोइन के बाद ऐसा कौन है जिस पर दाऊद भरोसा कर सकता है और किसको उसे चुनना चाहिए? तो दूसरा नाम जो है वो दाऊद का बड़ा दामाद है जुनैद, जो तेज दिमाग वाला और बिजनेस के रूप से काफ़ी शातिर माना जाता है। कहते हैं जुनैद की नज़र पिता के प्रोफेशनल क्रिकेट से ज़्यादा दाऊद के काले धंधे पर ही है, और वो दाऊद के गुड बुक में भी शामिल है। यानी दाऊद को अगर किसी को अपने बेटे के बाद चुनना पड़ा तो वो जुनैद को ही चुनेगा, जो कि उसके बड़ी बेटी का पति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अकेला दावेदार है। इतिहास हमें बताता है कि जब बात गद्दी की हो और उसके लिए खून से आगे की किसी की बात कही जाती है, तो कई चैलेंजर सामने आ जाते हैं। ऐसा ही दाऊद के साम्राज्य को लेकर भी है, और जुनैद तो दाऊद का अपना खून भी नहीं है ना, और फिर दाऊद के भाई भी तो है जो कि परिवार का खून है, तो वो भला खुद को इस रेस में कहीं पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। मुस्तकीम जो दुनिया से छिपकर दुबई में ड्रग्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस देखता है, और अनीस जो फेक इंडियन करेंसी की छपाई और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और इससे भी बढ़कर वो बिजनेस अनीस संभालता है जो कि हर साल लाखों बेगुनाहों को बीमार बनाता है, यानी दाऊद का गुटखा का बिजनेस, और इसको भी अनीस ही संभालता है। इन दोनों की भी नज़र जो है वो दाऊद के गद्दी पर है। लेकिन असल में खून से हटकर जो इस गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार है वो छोटा शकील है। वो कराची में दाऊद के घर के पास ही रहता है, जो सबसे मजबूत कैंडिडेट माना जाता है, क्योंकि वो वर्षों से दाऊद का सबसे भरोसेमंद सहयोगी और सलाहकार है। दाऊद के लिए उससे आगे बढ़कर उसके सारे काम वही देखता है, और दाऊद को उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा भी है। इसके अलावा शकील और पाकिस्तानी आईएसआई के बीच बहुत ही मजबूत संबंध माना जाता है। इस वजह से आईएसआई भी शकील के फेवर में बताई जाती है, और यही वजह भी है जो शकील डी कंपनी की बागडोर संभालने के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट बताया जाता है। कहते हैं दाऊद के साम्राज्य में उसके गद्दी के लिए अंदरूनी जो खींचतान है, लड़ाई है, उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई, वो शुरू हो गई है। ऐसे में ये साफ है कि आने वाले समय में तो दाऊद का साम्राज्य है वो या तो टूटेगा या फिर खून खराबे से भरी उसके उत्तराधिकारी की जंग होगी। वहीं दाऊद का बेटा मोइन जो उसका पसंदीदा है, वो पाकिस्तानी आईएसआई की नज़रों में भी है। आईएसआई उसे एक कट्टर पाकिस्तानी एसेट के रूप में तैयार करना चाहती है, जो दाऊद के बाद उसके लिए जूनियर दाऊद बने। अब इस संघर्ष का नतीजा क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि डी कंपनी के साम्राज्य में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वैसे कहते तो ये भी है कि दाऊद जानबूझकर अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन रहा है, क्योंकि वो भी ये जानता है कि जिस गद्दी के लिए सभी नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं, वैसे में किसी एक को चुनना खुद के हाथों से युद्ध का आगाज करने जैसा होगा।
ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या दाऊद अपने जीते जी उत्तराधिकारी चुन भी पाएगा, या हाजी मस्तान ने जैसे शांति बनाए रखने के लिए मुंबई को सभी डॉन के बीच में बांट दिया था, क्या दाऊद भी वैसे ही अपने काले साम्राज्य को सभी दावेदार के बीच बांट देगा? आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मैंने एक क्राइम फिक्शन नॉवेल भी लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर, जहाँ आप पढ़ पाएंगे अपराध की दुनिया की एक काल्पनिक कहानी एक ऐसे नेता की जिसके सरपरस्ती में बड़े बड़े अपराधी पलते हैं और दाऊद जैसे ही बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। तो आप मेरी लिखी हुई नॉवेल जो उसने कहा आई हेट राइटर है वो भी ज़रूर पढ़िएगा, उसके बारे में भी बताइएगा। बाकी आज के इस कहानी में बस इतना ही। आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है पिछले लगभग 2 हफ्तों में मैंने आपको दाऊद से जुड़ी इतनी कहानी सुनाई हैं जिससे सुनने के बाद आप सब कुछ जान जाएंगे कि दाऊद मुंबई में कैसे था, दुबई में क्या किया उसने, और उसका जो ये नेटवर्क है कैसे चल रहा, आज की तारीख में क्या है, कैसे है। बाकी और भी कुछ अंदर की कहानी लेकर आने वाला हूं, तो ऐसे में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। साथ ही साथ मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि आप लोगों का सहयोग है तो और ऐसी कहानी लेकर आऊँगा। तो आप क्या सोचते हैं वो सब कमेंट में लिखिएगा। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।